आज के दिन धौंस धांधली और जाली तरीके से जो चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, आज उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी। हक की फतह हुई। अब नया इंतखाब होगा। पंजाब के 12 करोड़ आवाम को आज इस फतह को सेलिब्रेट करना चाहिए। फैसला बड़ा अच्छा है जी, बहुत अच्छा फैसला है, जिसमें यही है आईनी तौर पे वो चीफ मिनिस्टर मेरे मुताबिक नहीं रहे, अदालत ने खुद कह दिया है। भाई वो हिंदुस्तान का एक गाना था, क्या से क्या हो गया। अभी खुशियाँ मना रहे थे मेरे भाई पीटीआई के, और आप यकीन करें मैं इनकी खुशियों में इतना खुश था कि मैंने भी धड़ल्ले से ट्वीट किए और जनाब मुबारक हो पीटीआई को, हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। डिटेल्ड जजमेंट नहीं आई हुई थी उस वक्त तक। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हिल गई, पैरालाइज हो गई, पंजाब निकल गया और हमारे मनपसंद उस्मान बुज़दार दोबारा बहाल हो गए। लेकिन वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला क्या। अब जब फैसले की डिटेल आई तो एक तो ये आया कि नए इलेक्शन यानी जनरल इलेक्शन का पंजाब में हुक्म नहीं दिया सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ होगा, और हम प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिफिकेशन को कालदम करने का भी नहीं कह सकते। मुनहरफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए, दोबारा री इलेक्शन किया जाए, री इलेक्शन मुराद कल, और हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला तमाम फैसलों को उनके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाएगा, और जिसमें बजट वगैरह शामिल है। इलेक्शन जो है वो कल 4 बजे होगा, और अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा, और जो लोग मौजूद होंगे उसमें से मेजॉरिटी जो है जिसको चुनेगी, चाहे 1 वोट के डिफरेंस से चुने, वो कल वज़ीर आला पंजाब होगा। और इलेक्शन का अमल कल होगा, और परसों जो है वो 11 बजे जो है लाजमी हल्फ नया मुंतखब वज़ीर आला उठाएगा। तो ये तमाम मामला जो थे, इसको लेकर बहुत मायूसी हुई है तहरीक इंसाफ को। और आज रिजीम चेंज की एक और सेशन था, इमरान खान साहब से खिताब कर रहे थे, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग गैरत और खुदमुख्तारी के वहाँ पे जो नारे बुलंद हुए हैं पाकिस्तान और उसको लेकर, इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकती है। लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने आज जो कहा इस फैसले के बाद, एक तरफ तो खुशियाँ मनाई जा रही थी, लेकिन उस फैसले के फ़ौरन बाद उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लें। पंजाब के जो हालात देख लें, और ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाजे कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है, तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है? ना असेंबलीज फंक्शनल है, ना इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद है। वो सारी इंजीनियरिंग कर, सिर्फ और सिर्फ जो भी कोशिश कर रहा है इस सेटअप को मुसल्लत करने के लिए, वो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर रहा है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। जी, हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कायसा मौजूद है। ये सवाल उठा लेते हैं सर, जो आपके सामने जो इमरान साहब ने कहा है, ये जब उन्होंने 16-17 अप्रैल की जो भी सिचुएशन को बहाल कर दिया, जिसमें ऑब्वियसली उस्मान बुज़दार जो थे वो कायम मकाम या निगरान वज़ीर आला थे गवर्नर की अहकामात की रोशनी में, तो हमजा कैसे वज़ीर आला रह गए इस हुक्म के तहत? इरफान कादिर साहब देखें, ये जो जितनी ये मुँह शिगाफियाँ हो रही हैं, मैं आपको रूए रवां बताता हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिसके पास अक्सरियत होती है, कोई भी अदालती फैसला जो है उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता, और ये नहीं हो सकता कि जो अकलियत में हो वो यरगमाल बना ले अक्सरियत को। तो लिहाजा ये जो एक कोशिश हो रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन ना हो, वो सब रुकावटें डाली गई। लेकिन उसके बावजूद अदालतें जब बीच में आई सारी चीज के, तो ये जो अब जो लेटेस्ट फैसला है, इवन इसके तहत मैं तो इस फैसले को भी कानूनी तौर पे सही नहीं समझता, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मान लें कि ये फैसला जो है कानूनी तौर पर सही है, तो इसमें सेकंड पोल जब होगा तो जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके तहत मेजॉरिटी तो फिर भी सामने आ जाएगी, और अगर पीटीआई की मेजॉरिटी है तो वो कामयाब। इरफान साहब, लेकिन सवाल ये है जो इमरान खान साहब उठा रहे हैं, इरफान साहब बसद एहतराम, सवाल ये है कि अगर वो पोजीशन पुरानी वाली बहाल कर दी है, तो उसमें तो निगरान वज़ीर आला बुज़दार साहब थे, तो हमजा शहबाज किस आईनी उसके तहत काम कर रहे हैं एज अ वज़ीर आला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी तरह से भी बुज़दार साहब जो है वो वापस अब नहीं आ सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता किस कानून के तहत वो वापस आएंगे। और अब तो ये है कि सेकंड पोल का चूंकि उन्होंने कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो किया है, हालांकि मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये सुकम था कि जहां उन्होंने कहा कि मुनर्रफीन जो है उनके वोट काउंट नहीं होंगे। आइन में ये नहीं लिखा कि मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपसे के वोट नहीं काउंट होंगे। इरफान साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ये इस पे तो बिल्कुल मेरा भी कंप्लीट डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि जब वोट ही कास्ट नहीं हुआ तो जुर्म ही नहीं हुआ, सजा किस चीज की है? और ये ब्रिटिश और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की दौम के खिलाफ। लेकिन बहरहाल कल जो सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज होता है मामला, अब कल 4 बजे इसकी पोलिंग भी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर स्टे भी दे सकता है ना इसके ऊपर? देखें, अब ये है कि अदालतें जो है वो गुजलों में पड़ती जाएंगी। मैंने शुरू से कहा था कि इन मामलात में अदालतों को आना ही नहीं चाहिए। लिहाजा ये जो आप फरमा रहे हैं कि मैंने कहा है कि ये फैसले बिल्कुल ठीक है,
स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में ये फैसले ठीक नहीं है, लेकिन नहीं आप कह अच्छा सॉरी आप ये नहीं कह रहे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर इनको ठीक मान लिया जाए तसव्वुराती तौर पे भी, तो ये सिर्फ मामला जो है वो आपने बहुत खूबसूरत शुरू में बात अभी की है कि वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये आपके शायद लफ्ज थे अभी जी, चूहा का लफ्ज यूज मैंने नहीं किया, खोदा पहाड़ तक गया था मैंने, आपने कंप्लीट कर दिया। हाँ जी, यानी लग ये रहा है कि इतनी लंबी एक्सरसाइज, इतने वकीलों को सुना गया, सबको सुना गया और फिर इतना कुछ लिखा गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर वेयर वी वर। राइट सर, एक मिनट अगर आप मेरे साथ रहे, हमारे साथ अंजीर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब भी मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब, आपने आर्गूमेंट सुना है इरफान कादिर साहब का, आपने इनको कोई रिस्पॉन्ड करना है या मैं आपसे सवाल अलग फ्रेम करूं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है और इससे और क्राइसिस बढ़ेगा और आप सुप्रीम, इनको रिस्पॉन्ड करना है या इनसे मैं इजाजत ले लूं? जी अली मोहम्मद खान साहब। नहीं, इन्होंने तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ दिया है, आप, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, आप अपना सवाल ठीक। इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया, उनका अपना एक क्रेडिबल लॉयर है, उनका अपना एक मौक़िफ था। सर मेरा सवाल आपसे ये कि बेसिकली कल अगर इलेक्शन होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ पेश किया है जी, ठीक सर, नहीं था, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया अली भाई। मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूँ, वार्म वेलकम अंजीर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब को, मजहर अब्बास साहब को, उस्मा बुखारी साहिबा को। अली भाई सिर्फ ये बता दीजिए, कल इलेक्शन होने जा रहा है, उस पर एतराज़ किया आपको, अगर आपको मेजॉरिटी साबित कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस काले कोट की बड़ी इज़्ज़त है। मैं मुस्लिम लीग नून या पीटीआई के मेंबर के तौर पे अगर बात करूं तो फिर वो मुझे काला कोट उतार देना चाहिए। मैं चूँकि पीटीआई का मेंबर हूं, उस पर वोट लेके आया हूं, तो इसलिए मैं एज अ वकील नहीं, एज अ पीटीआई मेंबर बात कर रहा हूं। लेकिन जब कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे आए तो फिर वो प्रोज एंड कॉन्स की बात करे, दोनों साइड की बात करे और उससे नतीजा निकाले। ठीक है जी, हाँ जी, इस तरह से मतलब इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे आके एक पार्टी का मौक़िफ़, उसके लिए हमारी बहन बैठी है ना, उस्मा साहिबा बैठी हैं, वो एक अटॉर्नी जनरल रहे थे, तो मैंने उनसे एक टेक्निकल बात मेरे जैसे ठीक है 10 बंदों का मुकाबला कर सकती है, आपको मैंने नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फिर जो इंडिपेंडेंट आप एनालिस्ट बुलाएं तो वो फिर कमरान भाई इंडिपेंडेंट हो, मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया सर। आपने पूछा कि कल पे आपका एतराज़ क्या है? जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपने कहा कल पे एतराज़ क्या है? सबसे बड़ा एतराज़ तो हम सबका ये कानूनी नुक्ता है कि अगर एक चीज़ गैर आईनी है तो उस गैर आईनी काम पे आप आगे जा कैसे सकते हैं? या हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन आईनी था या गैर आईनी था? अगर वो गैर आईनी था और जो कि साबित आज हो गया, इसलिए मैंने आज ट्वीट की कि हक की जीत, कि साबित हो गया कि गैर आईनी था, इसलिए हमजा साहब को आज घर जाना पड़ा। अब उस पर हमारा नुक्ता ये है कि फिर आप हमें स्टेटस को की तरफ जाना पड़ेगा। और स्टेटस को क्या है कि जब हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला नहीं बने थे तो तब वज़ीर आला कौन थे? हमें उस तरफ जाना है। हाँ, ये भी मुझे पता है कि दिस इज़ अ लीगल डॉक्ट्राइन कि अगर कोई नॉन लीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी आता है लेकिन उसने फैसला साजी ऐसी कर दी है कि उस फैसले का फिर मुल्क पे असर पड़ सकता है, तो आप उसको लीगल कवर देते हैं। लेकिन वो उन फैसलों को होता है जो इंतज़ामी उमूर में लिए गए, क्योंकि उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो एक अलहदा एक टॉपिक है लॉ का। लेकिन जो आपकी इंतखाब हुआ है वो गैर आईनी था, तो आज हमजा साहब आज वज़ीर आला कैसे हैं? क्योंकि उनका तो इंतखाब ही गैर आईनी था, पहला नुक्ता। दूसरा ये है कि इतनी फौरी तौर पे आप इसलिए नहीं कर सकते कि इस वक्त हमारे और इनके भी बहुत से मेंबरान असम्बली कुछ हज पे हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ बीमार होंगे। आप किस तरह किसी को अपने हक़ राहदही से, अपने हक़ इंतखाब से आप उसको महरूम कर सकते हैं? आपने सबको पूरा चांस देना होगा। तीसरा नुक्ता यह है मेरे भाई कामरान शाहिद साहब कि क्या हमें अपने हर चीज़ के लिए अदालतों के पास जाना पड़ेगा? ये जो 5 मेंबरान असम्बली जो रिजर्व सीट के थे, ये कब से हम चीख रहे थे कि ये हमारा राइट है, चाहे खुदा न खास्ता 20 के 20 भी पीडीएम जीते, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़्यादा उधर जीतेंगे, लेकिन तब भी ये 5 हमारा राइट था। तो वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। हमें लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया। तो अगर आपके 5 मेंबरान, लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी अदालत ने फैसला कर दिया कि आपके हमारे जमात के रिजर्व सीट्स जो हैं वो इन प्लेस हैं और हमारी पसंद के मुताबिक वहाँ मेंबरान आएंगे, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था, उसको अभी तक इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं किया। अली भाई, तो उन लोगों को कल के इलेक्शन में, जो कि अगर खुदा ना खास्ता होता है, क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बल्कि तो वो 5 बंदों को कैसे आप महरूम कर सकते हैं? अच्छा, ये आपके सारे पॉइंट्स कि ये बड़े वैलिड है, आपके मेंबरान हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, 3 नुक्ते तो ये हैं और 2-3 और भी हैं। जी। पहला सवाल ये है, उसके बाद में आपके इन तमाम नुक्तों को, ये बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं आपके, इनमें से मेजॉरिटी पॉइंट्स और उस्मा बुखारी साहब रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो डिसीजन आया है, इसमें कहीं, मैं इसको डिटेल नहीं पढ़ सका, लेकिन आप शायद आपने पढ़ी हो
कहीं ये लिखा हुआ है कि ये जो इंतखाब था ये गैर आइनी था, या इस बुनियाद पे से कालअदम करार दिया है कि क्योंकि वो डी नोटिफाई हो गए हैं वो लोग, तो इसलिए अब दोबारा रीपोल, जो कि 134 क्लॉज है कि अगर आपका हाउस जो है वो पूरा ना हो और 186 का ना हो, तो फिर आपको जो सिंगल मेजॉरिटी जिसके पास होगी वो, तो वो उसके बाद फैसला होगा। कहीं कहीं लिखा हुआ है गैर आइनी है ये, कि मैं इसको नहीं पढ़ सका, शायद आपने पढ़ा हो। गैर आइनी कहा गया या सिर्फ ये कहा गया क्योंकि हाउस जो है अब नया इलेक्टोरल कॉलेज बन गया है, तो उसके हिसाब से नया पोल होगा, सेकेंड पोल राउंड। कमरान शाहिद साहब, या एक काम आप लॉ के मुताबिक करते हैं या लॉ के ख़िलाफ़ करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक काम आप करें उससे आपको महरूम कर दिया जाए कि ये काम ठीक नहीं था लेकिन आप खुद आईनी हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये जो मेंबरान जिन्होंने वोट डाला, अगर वो वोट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था तो उनको आज फारिग क्यों किया गया? ज़ाहिर है हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, वो उसको समझती हैं। लॉ के मुताबिक उन्होंने फैसला किया कि उनका वोट नहीं बनता था, उनका हमजा साहब को वोट देना गैर आईनी था, क्योंकि अगर वो आईनी होता तो आज वो अपनी जगह पे होते, आज ना असम्बली से फारिग होते, ना आज उधर बल्दियाती इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन हो रहे होते, और ना आज जो है वहां हमारी 5 रिजर्व सीट्स बहाल होती हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, कामरान साहब, जिन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा साहब को वोट किया, पीटीआई के लोग जो लोटे बने, हरफ आम में ये यूज होता है, तो लोटों के वोट को गैर आईनी करार देके उनसे वो मैंडेट छीन लिया गया। जो हमजा साहब को एक जाली मैंडेट मिला था, तो जब वो मैंडेट उनसे जाता रहा, वो उनसे छीन लिया गया। उनके आपके पॉइंट्स आ गए, अमल का मैं वन बाय वन पूछ लूं, तो उसके बाद वो किस तरह आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं? हम इस नुक्ते पे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि आज दो लॉयर्स मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो भी बड़े चोटी के लॉयर हैं, उस्मा बुखारी साहब भी बहुत बड़े लॉयर हैं, वो बड़े वकील हैं जी। नहीं, उस्मा साहब भी लॉयर है। ब्रेक लूंगा जी। उस्मा साहिबा, पहला ये गैर आईनी और आईनी वाली बात तो बाद में कर लूंगा, मैं मदर साहब से पूछ लूंगा, लेकिन पहले ये बताएं कि इस बात में तो वजन है अली मोहम्मद खान साहब की कि अगर आपने 16 तारीख की पोजीशन बहाल करनी थी तो फिर 16 तारीख की पोजीशन के अंदर तो हमजा शहबाज वॉज नॉट द सीएम, उस वक्त तो उस्मान बुज़दार वॉज द निगरान वजीर आला। तो फिर पहली बात तो अगर ये फैसला इतना ही अच्छा आ गया है शफाफ कानून के मुताबिक, तो ये उस्मान बुज़दार को क्यों नहीं बहाल किया गया? पहले इसका जवाब दे दीजिएगा, वन बाय वन चलूंगा फिर जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए जी। शुक्रिया कामरान। देखिए, टार्जन की वापसी हो सकती है, बुज़दार साहब की वापसी नहीं हो सकती। और ये मेरा ख्याल है कि भाई ने शायद जो है वो पता नहीं कौन सी इंटरप्रिटेशन देखी है या कौन सा फैसला पड़ा है। उन्होंने जो 16 अप्रैल की जहां पर वोटिंग रुकी है वहां से आगे शुरू होने की बात हुई है, और वो वोटिंग रुकी वहां रोकी इसलिए है क्योंकि वहां पर 25 लोग जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो जो, और इलेक्शन कमीशन ने जिनको डिसीट किया है, वहां से बात शुरू हुई है। सो इसलिए ये बात कहना, और ये लेकिन 16 अप्रैल को हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं थे, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज फुल बेंच ने फैसला दिया है उसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वो ना हमजा शहबाज शरीफ साहब को डीनोटिफाई कर रहे हैं, ना हमजा शहबाज शरीफ साहब जब तक दोबारा गिनती होगी तब तक वो वजीर आला ही रहेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनका एक्चुअली इशू क्या है। अब देखिए, खुद अगर आप चीजों को आप सियासी तरीके से देख ही नहीं सकते, अगर आपके पास पॉलिटिकल विजडम नाम की कोई चीज नहीं है, तो इस पे कोई क्या करे? आप इनको लाहौर हाई कोर्ट जो है इनके बंदे पूरे करके दे। हमें मालूम था ना, हम पिटिशनर नहीं है, ये पिटिशनर है, ये कोर्ट में गए हुए थे पिछले 3 महीने से। इन्होंने एक पिटीशन, दूसरी लेकिन उस्मा साहिबा ये भी तो थोड़ी ज्यादती हुई है ना कि इतने जल्दी कह दिया कि शाम 4 बजे अब कल इजलास बुला लें। कोई हज पे गया हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई एक हफ्ते का ही टाइम मिल जाता है, मतलब ये थोड़ी ज्यादती लग रही है पीटीआई को। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, पहले तो बुज़दार साहब वाली बात पूरी कर लें। बुज़दार साहब परवेज इलाही के प्रपोजर थे, उन्होंने परवेज इलाही को एज ए कैंडिडेट प्रपोज किया हुआ है। आपको ये बात भी समझने की जरूरत है, इसकी भी एक लीगल जो है वो जस्टिफिकेशन है, जिसकी लीगल हैसियत मौजूद है कि बुज़दार साहब ने खुद कहा कि मैं इनको प्रपोज कर रहा हूँ, ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा, देखिए हमें भी मालूम था, हालांकि हम पिटिशनर नहीं थे, हमें मालूम था एक पिटिशन कोर्ट के अंदर गई हुई है, हमारे भी लोगों ने जो है वो हज के ऊपर जाना था, लेकिन हमारे पास पॉलिटिकल विजडम है, हमें अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है। हमारे लोग जो है उनको हमने जो है वो जब तक ये फैसला नहीं आ रहा था, हमने उनसे कहा कि आप अपने आप को जो है वो रोक के रखिए, उनकी 3 या 4 तारीख की अब जो फ्लाइटें होंगी उस पर वो जाएंगे। लेकिन इनके लोग, और ये सिर्फ देखिए जो अब इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मेक करना चाहती हूँ, पहली बात ये है कि ये जो इनका रिजर्व सीट का रोना है, ये भी अली भाई को पता होना चाहिए और पता होगा
कि रिजर्व सीट्स जो है वो प्रोपोर्शन के मुताबिक डिसाइड होती है, कैलकुलेट होती हैं, और हमारी जो प्रोपोर्शन है वो 4 मर्दों की सीटों के बाद एक औरत की सीट जो है वो कैलकुलेट होती है। अब ऑलरेडी 20 सीटें जो है वो डी सीट हो चुकी हैं, वो आपके हाउस का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है इनको रिजर्व सीट दोबारा दे दे। तो भाई लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अली मोहम्मद खान ने थोड़ी दिया फैसला वो। कामरान एक मिनट। हाँ नहीं, मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ ना अवाम को। ये समझने की जरूरत है कि वो हो नहीं सकता और ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहले पाकिस्तान में इससे पहले इस नहीं, लेकिन आपकी ये प्ली लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी ना उस्मा साहिबा, उन्होंने कहा कि नोटिफाई करें इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने सिंगल बेंच ने किया ना जी, सिंगल बेंच ने किया। चले सिंगल बेंच ही बेंच होता है उसके ऊपर। और अगर इनका अपने लिए कानूनी जो है महाज पे जंग लड़ना इनका हक है, तो हमारी एक बड़ी कैटेगोरिक राय है इसके ऊपर कि 20 सीटें जिनके ऊपर 4 रिजर्व सीटें औरतों की बनती हैं, 7 मिनॉरिटीज की सीटें बनती है, वो सीटें हाउस का हिस्सा ही नहीं है। जब वो हाउस का हिस्सा ही नहीं है तो कैलकुलेशन में भी नहीं आ सकती। बात ये कि कल मामला उस्मा साहिबा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है, और ये पंजाब का मामला, जिस तरह पंजाब के लोग ना इधर के ना उधर के वो वाली पोजीशन हुई हुई है, ये बहरान खत्म नहीं होगा। मतलब इससे बेहतर नहीं था कि फ्रेश इलेक्शन के लिए चले जाते। नो कामरान, बहरान खत्म हो गया। ये अब इनके दिमाग का बहरान है। इनका बहरान ये है कि हमें पाकिस्तान को चलने नहीं देना, हमें पंजाब को चलने नहीं देना। पंजाब के लोगों के साथ इन्होंने तो बजट तक पेश करने नहीं दिया। अब जो इलेक्शन जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये वो इलेक्शन की बात ना ही किया करे तो बेहतर है। उस इलेक्शन के अंदर आपने डिप्टी स्पीकर पे कातिलाना हमला करवाया, आपकी औरतों ने, आपके मेंबर्स ने हाउस पे कब्जा किया, आपने गुजरात के गुंडे अंदर बुलवाकर जो है हाउस को जो है यरगमाल बनाया। ये सब भी उस वक्त हाई कोर्ट के कहने पर इलेक्शन हो रहा था। उस इलेक्शन के ऊपर आप इन्होंने जो हरकतें की, क्या चले अब तो खैर वो बात पिछली गुजर गई ना। मैं आगे चलता हूँ। आपके पास नंबर पूरे हैं उस्मा साहिबा? बिल्कुल नंबर कैसे आप बताएं? एक तो एक मिनट आपके जो है गिनवाएं। 164 तो आपके हैं ना पीटीआई पीएमएलएन के, वैसे ही और कौन आपके साथ? हमारा कोई मेंबर बाहर नहीं है। पहले तोली भाई अपनी तस्दीक कर रही है, अक्लमंदी आप ही ने फरमाई है। हमारे पास अल्लाह ने अकल दी हुई है। हमारे पास 164 हमारे पीएमएलएन के मेंबर्स हैं। उसके बाद हमारे पास 7 जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। 4 हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट 4 पीपल्स पार्टी के, 7 पीपल्स पार्टी के आपके? जी पीपल्स पार्टी के 7 एमपीज हैं जी। मैंने 7 ही कहे हैं जी। 7 सॉरी 4 इंडिपेंडेंट कहे हैं, 4 इंडिपेंडेंट कहे हैं, और एक राहे हक पार्टी के जो मादिया साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद है। जुगनू मोहसिन साहिबा जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी। सो हम वी आर 177। और अगर मेरे भाई जो हैं जिनको इनका रोना मचा रहे हैं कि वो रिजर्व सीट की, अगर इनको सीटें हाइपोथेटिकली कहते हैं जो हो नहीं सकता, मेरी कानूनी उसकी नजर में ये नहीं हो सकता जब तक 20 लोग ही हाउस के मेंबर नहीं है, उनकी प्रोपोर्शन पे आप रिजर्व सीट कैसे दे सकते हैं? तो उसके बावजूद भी फर्क ज्यादा है। इनके पॉइंट आपका आ गया। मदर अब्बास साहब को जाऊंगा मैं। मदर साहब सबसे पहले तो इत्तला के मुताबिक 36 लोग इनको वोट डालना नहीं चाहते। मदर साहब सबसे पहले तो ये कि क्योंकि आप ऑब्वियसली पॉलिटिशियन नहीं है, तो मैं आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आया था ना कि जी ये वोट जो है जो कास्ट करेंगे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, ना वो वोट काउंट होगा और वो डिस्क्वालीफाई होंगे। चले ये तो मैं एग्री करता हूँ, डिस्क्वालीफाई होना बिल्कुल ठीक है, दस्तूर में लिखा हुआ है। लेकिन ये वोट जो काउंट नहीं हुआ, ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मैं सवाल आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जुर्म तो किया ही नहीं, फिर सजा किस चीज़ की जब जुर्म भी नहीं हुआ और फिर भी। लेकिन चले ये भी मान ली बात। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब आज कह रहे हैं कि जी ये फैसला में बताया गया कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है गैर आइनी हुआ है। तो मेरा आपसे नुक्ता ये है कि कहीं लिखा हुआ तो नहीं है फैसले के अंदर कि गैर आइनी हुआ है इनका इंतखाब। वो तो सेकंड राउंड की तरफ कोर्ट ने इशारा किया कि आपके पास अब इलेक्टोरल कॉलेज चेंज हो गया, 25 लोग जो थे 20 लोग निकल गए हैं, 5 फिर भी आ गए, लेकिन वो 5 भी काउंट नहीं होंगे, 25 ही निकाल दी कोर्ट ने। तो आपके ख्याल में ये गैर आइनी है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना, उसकी सजा ठीक है डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना जो है, जिसका दस्तूर में लिखा हुआ है कि आप दे सकते हैं इस सजा के साथ, ये गैर आइनी एक कदम है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? कामरान शुक्रिया। देखिए पहली चीज़ तो ये कि वो तो जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसको आपकी राय आप अपने अपने लिहाज से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो जिस तरह अदालतों ने इंटरफेयर किया, अदालतों को इंटरफेयर करवाया गया या अदालतों ने इंटरफेयर किया है, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी, मेरे नुक्ते नज़र से मेरा ख्याल है वो लाइन क्रॉस की है जो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। और इससे अगेन इदारों के दरमियान एक जो है वो कशीदगी आती है। देखिए हमारी यहाँ प्रॉब्लम ही यही रही है पिछले 75 साल में कि जो हमारे रियासत के चारों सुतून हैं, आप चौथे सुतून को एक साइड में रख दें, बाकी 3 सुतून हैं वो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशंस
ख़राब हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और अब भी यही हो रहा है। देखिए पंजाब में जो सूरत हाल डेवलप हुई है, मरकज़ को छोड़ दें, मरकज़ की इस वक्त बात नहीं है, पंजाब में जो सिचुएशन डेवलप हुई है, जिस वक्त ये इलेक्शंस हो रहा था, अभी वो हो रहा था, उस वक्त दो फंडामेंटल गलतियाँ हुई थी मेरे नुक्ते नज़र से। एक ये कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ये ऐलान किया कि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, PTI ने उनको सपोर्ट किया जो भी है, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि वो स्पीकर की जो है वो नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो थी ये बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि स्पीकर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर होता है एक तरह से, जब आप जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, यानी आप स्पीकर भी रहेंगे और आप चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भी हैं, तो आप उस ऑफिस को भी इस्तेमाल करेंगे जो ज़ाहिर इलेक्शन करवा रहा है, और आप कैंडिडेट भी हैं। तो मेरा ख्याल है उससे मामलात गड़बड़ होने शुरू हुए। अब दूसरी बात, जो 20 अरकान को जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये एथिकली और मॉरली मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं हमेशा लोटाक्रेसी के ख़िलाफ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये एथिकली और मॉरली गलत मूव थी। वो तो सही बात है। को इसको आगे चल के नुकसान होगा। ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन, ऐसे लोगों को डिस्करेज होना चाहिए, ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए। और मैं मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं ये बात हमेशा से करता हूँ कि आप अपनी आप आइडियोलॉजी और ये उन पार्टी से एक और सवाल है जो ऐसे लोगों को बार बार लेकर आती हैं। ब्रेक पे जाने से पहले, अब इमरान खान साहब ने कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपके ख्याल में ये मामला अब इसी तरह प्रोलॉन्ग होते रहना चाहिए? एक हल तो ये जो तहरीक इंसाफ चाहती है ऑल ओवर जनरल इलेक्शन पंजाब में खास तौर पे हो जाए, आपके ख्याल में ये हल इस मुल्क के क्राइसिस को निकालने का या पंजाब को निकालने के लिए बेस्ट है, या अभी आपको लगता है कि ये इमरान साहब सही कर रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ दोबारा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुन लेती है उसके बाद ये फिर मामला लटक जाएगा, फिर पंजाब जो है ना इधर ना उधर? देखिए कामरान, मेरे नुक्ते नज़र से सबसे पहले तो उज़मा बुखारी साहिबा ने अपनी वो बात की, मेरे नुक्ते नज़र, मैंने अभी मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, उसमें जो जो रिज़र्व सीट्स वाला फैसला है, इलेक्शन कमीशन को उसको फौरी तौर पे नोटिफाई करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन उस नोटिफिकेशन को रोक नहीं सकती। हाँ, ये बात सुनने में आई है कि शायद लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन को मिला ही नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन क्योंकि इसमें सारी दुनिया को मिल गया, बस जाने ना जाने इलेक्शन कमीशन ना जाने, कमाल हो गया। रूल 6 ये स्टोन एज में रह रहे हैं हम, में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन ही नहीं मिला, बड़ा जोक। सही है। हाँ, तो नोटिफिकेशन मेरे नुक्ते नज़र से वो सही है, गलत है फैसला, लेकिन उसको जारी होना चाहिए था रिजर्व सीट्स को, ताकि ये एम्बिग्यूटी नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है और जी। बाकी जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है जो आज फैसला आया है उसमें हमजा शहबाज को मेरे ख्याल में अगर 2 दिन का वक्त दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक एज हासिल है। अगेन सियासी बुरान पंजाब में ख़त्म नहीं होगा जब तक 17 जुलाई वाला फैसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अली भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रेक से पहले फरमाया, वरना ब्रेक के बाद मेरा आपके पास आना था। मदर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट ही आ गया सर, आई एग्री विद यू। वन लाइनर है जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई पर्दा नशी रह तो नहीं गया जो एक्सपोज ना हुआ। ये अब आपका इशारा किस तरफ है भाई, पहले ये बताएं। ये तो बड़ी आपने डीप बात कर दी। आप खुद आज बहुत अच्छी शो चला रहे हैं, अब बड़ी हक की बातें कर रहे हैं, आप खुद समझ जाएं। ये जो वाकया हुआ है कामरान शाहिद साहब, मैं कहता हूँ ये हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन 2-2.5 महीने थे। ठीक है, एक इम्पोर्टेड हुकूमत आई, एक इंटरफेरेंस हुई, लेकिन वो लोग जिन्होंने चेहरे पे बड़े बड़े निकाब लगाए हुए थे, जो बड़े शरीफ बने हुए थे, सब के निकाब खींचे जा चुके हैं, अवाम के सामने सब बेनकाब हो चुके हैं। ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म पे इमरान खान साहब को बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो 75 साल के जिनके निकाब चढ़े हुए थे, निकाब सारे नोच के अवाम के पास चले गए। नाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान नोज वेयर द पीपल आर स्टैंडिंग, कौन किधर खड़ा है। मजर साहब की भी सुन लें जी, फिर ब्रेक लूंगा। अली ये बात तो हम आपको साल से बता रहे थे कि ये जो अंपायर जो होते हैं वो अंपायरिंग के लिए कौम को समझ आ गई है, थैंक्स टू इमरान खान। लेकिन उस वक्त उस भाई तो उस वक्त समझ लेते ना। मैं जी एक ब्रेक के लिए जाऊंगा। बात ये है कि मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा। आज रिजीम चेंज में बड़ी मज़ेदार डिस्कशंस हुई। उसमें शमशाद साहब ये कह रहे थे कि जी बेसिकली ये किस तरह हो सकता है। इमरान खान साहब ने बैठे हुए थे, शमशाद साहब जो हमारे साबिक सफारतकार हैं, कि जी एक अमेरिकन जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के ये बात कहे
कि जी मैं आपके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ, क्योंकि साजिश तो खुफिया होती है, ओपन नहीं होती, तो वो कह रहे साजिश तो कोई अंदर ही कहीं से हुई है। वो ये कह रहे थे और वो कहना ही चाह रहे थे इमरान साहब को जी आप और खुल के ज़रा गुफ्तगू करें। एक और हमारे बड़े बुजुर्ग सहाफ़ी थे सीनियर, और उन्होंने जो है वो ये कहा कि जी इमरान साहब आपको सोचना चाहिए कि आपने किस तरह एक्सटेंशन दे दी और किस तरह कर दिया। तो भाई ऑब्वियसली इमरान साहब ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्लियर कट जवाब। भाई एक्सटेंशन मेरिट भी दे सकते हैं, इमरान खान साहब कोई गलत काम कर सकते हैं। इमरान साहब ने जिसको लगाया आज तक नहीं माना कि उन्होंने गलती की है, या तो वो ओपनली बताते कि जी मैंने फला, उन्होंने तो बुज़दार साहब की गलती नहीं मानी, वो समझते नहीं गलत है, ठीक है मैं समझता हूँ गलत है, वो समझते गलत नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब ने तो जिनको लगाया, जिनको एक्सटेंशन दी, जिनको वज़ीर आला पंजाब लगाया, जिनको पार्लिमानी अमूर का वज़ीर लगाया, वो सब सही मेरिट पे थे। तो बस ठीक है, जब मेरिट पे है तो उनका हर एक्शन मेरिट पे। एक ब्रेक लूंगा जी। पंजाब का जो बहरान है बेसिकली वो पाकिस्तान का बहरान होता है, क्योंकि पंजाब में जो पावर स्ट्रक्चर है वही पाकिस्तान को रूल करता है। अगर पंजाब में आज हमजा शहबाज साहब या PMN की गवर्नमेंट ना रहे तो शहबाज शरीफ साहब पैरलाइज हो जाएंगे, और इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का बखूबी पता है। अगर पंजाब में उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो फॉरेन इलेक्शन के लिए KP और पंजाब की असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं, और वो अगर इस पर ना भी जाएँ तो कन्फ्रंटेशन में जा सकते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब फारिग हो जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इमरान साहब को एक दफ़ा फिर यकीन नहीं आ रहा था, जो उनको बड़ा लगता है कि ये कितनी बड़ी साजिश हुई है, कि कैसे लोगों को बिठाया गया, वो सुन लें उनके। एक चीज मेरा ज़हन नहीं मान रहा था कि क्या ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। अंडर ट्रायल था, कैसे कोई इस आदमी को इस मुल्क पे मुसल्लत कर सकता। किसी दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो लोग जो करप्ट लोग आके बैठ के असेंबली में अपने आप को 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा लें। जो नैब के अंदर अमेंडमेंट्स लाई हैं, नैब अब कुछ नहीं कर सके। जो व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना इम्पॉसिबल कर दिया, वो इदारों को डिस्क्रेडिट कर रहा है। जो भी आप देख लें, एक रास्ता इस पर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाए, जिस इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी हो। वो इलेक्शन ना ये जो भी इस वक्त पंजाब में हो रहा है, ये जो सिंध में इलेक्शन करवाए गए हैं, इस इलेक्शन से मजीद और इंतशार बढ़ेगा। उज़मा बुखारी साहिबा, किस तरह और किसने बिठा दिया आपको ला के इधर, और आप लोगों ने आते साथ ही 11 अरब की अपने आप को सब्सिडी दे दी, या चलें सब्सिडी कह दें या NRO कह दें, जो चाहे कह दें। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में भाई? देखिए, पहले तो जो बेचारा खुद जो है सिलेक्ट होके आया था, उसको लगता है हर बंदा ही सिलेक्ट होके आता है, तो वो पाकिस्तान के मुकद्दर 25 जुलाई 2018 की रात को जो है वो बैठे थे जब RTS के साथ, और उसके बाद ये मुसल्लत हुए थे। सो ये इनको अपनी स्टोरी हर वक्त चेहरे में अपना चेहरा जो है वो शक्ल नजर आती है, और ये बेचारे इनके साथ काबिल तर्स हालत है इमरान खान साहब की कि उनको शेरवानियों पर भी एतराज हुआ करता है। तो अब उनको दोबारा हमजा शहबाज को दोबारा शेरवानी जो है वो पहनते हुए देखना पड़ेगा, जाहिर है ये उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। और ये जो दूसरा आपने क्लिप दिखाया जिसके अंदर वो डिस्क्रेडिट करने की इदारों को बात कर रहे थे, आपने जरा तमाम हमारे जो PTI के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, आपने इस फैसले पढ़ने के बाद, जो फैसला से पहले जो मिठाइयाँ बट रही थी वो तो उसके बाद धजनी हुई, तो उसके बाद पता चला कि हुआ क्या है। फैसला पढ़ने के बाद जब इनको पता चला कि कोर्ट ने फैसला क्या दिया है, उसके बाद इन्होंने जो एक कैंपेन, हमेशा आज पहली दफा नहीं हो रही, कौन कौन सी जजेस के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान के हक की जो बात ना करे, जो उसका दिया हुआ नैरेटिव है, जैसे अभी अली भाई ने जो है इरफान कादर साहब पे भी कह दिया वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है। अब जो इनकी टो करते हैं PTI की लाइन, सिर्फ वो जर्नलिस्ट हैं। जो इनके ट्वीट्स की जो हैशलाइन जो है फॉलो करते हैं वो जर्नलिस्ट हैं। जो इनके जलसों में इनकी जो उस पर जगह पर वो जाके तकरीरें करते हैं, सिर्फ वो जर्नलिस्ट हैं। जो वो बाकी सब यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, बाकी सब खत्म हो गए। ऐसे नहीं हुआ करता। इमरान खान ने इदारों को डिस्क्रेडिट करने का जितनी तबाही इमरान खान ने फेरी है, और फिर यह है कि तमाम इदारे उनके खुद के बनाए हुए थे। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके खुद के लाए हुए हैं। जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है डीसीट कर दे 25 लोगों को, तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन जहां इनकी मर्जी का फैसला ना आए, जहां पर इनकी अकलियत को पॉइंट आपका आ गया जी, क्या प्रॉब्लम है? आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहता हूं कि एक मिनट जरा मदर साहब भी तजिया करते, फिर अली साहब इसका रिस्पॉन्ड करेंगे इकट्ठे ही। मजर अब्बास साहब, ये जो मुस्तकबिल में आपको क्या नजर आता है? मतलब इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुझे यकीन ही नहीं आया, मेरे ख्याल से अभी भी उनको यकीन नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ को कह रहे हैं वो ला के बिठाया गया है। आपके नज़दीक ये एक पार्लिमानी प्रोसेस हुआ है जिसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सेकंड बड़ी पार्टीज ये थी, ये आ गई, प्राइम मिनिस्टर बन गए और वो CM बन गए, या ये वाकईतन जो है बड़ी ज्यादती हो गई इमरान खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ? मजर अब्बास साहब।
देखिए, कामरान इमरान खान को तो सियासी तौर पे फ़ायदा हुआ है मेरे नुक्ते नज़र से। हो सकता है मैं गलत हूँ, सियासी तौर पे अगर नुकसान मुझे नज़र आ रहा है लॉन्गर टर्म में, वो PMLN को नज़र आ रहा है। और उसकी एक बड़ी बेसिक सी वजह है कि अगर आप 7 मार्च से पहले की सिचुएशन देखें तो PMLN का ग्राफ पंजाब में किधर था। अब ज़ाहिर है उनका टेस्ट होगा ये 20 इलेक्शन, लेकिन पंजाब में वो बाई इलेक्शन मुसलसल जीत रहे थे, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जीत रहे थे। सिर्फ PMLN की पॉपुलैरिटी की वजह से तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 3 साल में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, बल्कि जो इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको भी जो है वो बल्दियाती इदारे ख़त्म करके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए। एक ये पोजीशन थी PMLN की 7 मार्च तक की। उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो बाकी ज़ाहिर है एक इत्तेहादियों का फ़ैसला था, सारी जमातों ने मुश्तरका तौर पे फ़ैसला किया था, लेकिन उसमें जो लूज़र हुआ और जो सबसे ज़्यादा प्रेशर में इस वक्त हैं वो PMLN है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर तो में इन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है सर? एक बात बताइए, ज़ाहिर है ये सिर्फ सारे का सारा जो इन्होंने PMLN ने किया वो एक तैनाती के चक्कर में किया, इतना बड़ा जो मलबा ले लिया अपने ऊपर। देखिए, वो तो फिर कलेक्टिव फैसला होगा ना, PMLN ने खुद तो नहीं किया होगा, लेकिन एक जो भी इनकी जमातों ने फैसला किया, मेरे नुक्ते नज़र से वो सियासी फैसला नहीं था। ठीक है, मेरे नुक्ते नज़र से इमरान खान को 1 साल देना चाहिए था। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो तैनाती का मसला हो, केसेस का मसला हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि PMLN या और दीगर सियासी जमातों ने जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूर था, लेकिन उसका सियासी नुकसान और वो हीट जो है वो फील कर रहे हैं। आज जो सिचुएशन है उसमें वो सर आपका पॉइंट आ गया, जो इमरान खान दिया करते थे 7 मार्च से पहले, ठीक, वो अब ये दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अली भाई, आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? अगर पंजाब में सिचुएशन हमजा शहबाज ही रहते हैं, फेडरल में शहबाज शरीफ ही रहते हैं और अगस्त 2023 तक इलेक्शन होते हैं, आप लोगों ने पार्लियामेंट का ही बाइकआउट किया हुआ है, उसमें भी आप नहीं जा रहे, तो अब अगस्त 2023 तक आप वेट करेंगे या कुछ और जेन में है कि जिस तरह धरना पहले जेन में था, या कुछ और भी करने का जेन में है? वैसे मुझे तो नहीं बताएंगे आप, लेकिन बहरहाल सवाल तो है जी। देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं मज़हर साहब ने बात की उसमें मैं थोड़ी ऐड करूंगा, फिर आगे बात बढ़ाता हूँ, टाइम भी कम है, शॉर्ट बात करूंगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून, देखें मुस्लिम लीग नून का नुकसान हुआ है, शहबाज साहब का नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून का नुकसान हुआ है, हमजा साहब का नहीं हुआ। देखें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर होता, प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोसेस होता, उसमें मियां साहब या मरियम साहिबा का चांस था। चलो मरियम साहिबा तो इसको डिस्क्वालीफाई है, वो नहीं लड़ सकती, लेकिन बहरहाल लीडर जमात के नवाज शरीफ साहब थे। द मोमेंट मियां नवाज शरीफ साहब कम्स बैक टू पाकिस्तान, ही इज द लीडर ऑफ दैट पार्टी। अब शहबाज साहब को ये पता है कि जब तक बड़े भाई बाहर हैं, ये मौका है, साल है, 2 महीने है, महीना है, अपने नाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म की नेम प्लेट लिखवा लो, चाहे उसकी कोई भी कीमत ये कौम चुकाए। और मैं तो आपको कामरान शाहिद साहब ये कहना चाहता हूँ कि बुग़्ज़ इमरान खान में, और ये वक्त साबित करेगा ये मेरी बात, कि बुग़्ज़ इमरान खान ने पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेड हुकूमत रजीम बैठा के पाकिस्तान को बंद गली की तरफ फेंक दिया गया है, बंद गली की तरफ चले गए हैं। आज आप अभी निकलें, अभी एक सरकारी मुलाजिम से मैं नाई की दुकान पे मिल के आ रहा हूँ और ठीक ठाक सरकारी मुलाजिम है, वो ठीक ठाक ग्रेड का है, 19 ग्रेड का है, और कहता है कि मैं इस पे हैरान हूँ, मैं करूं क्या, मेरी सारी तनख्वाह 2 बिलों में चली गई है। बच्चे मेरे मानसेरा में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मानसेरा में मेरे बच्चे मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि बाबा जी ये ईद उल अज़हा के लिए जानवर की क्या पोजीशन है। मैं उनको तसल्ली दे रहा हूं कि बेटा मैं बकरा खरीद के लाऊंगा, किधर से, मैं कहता मैं किधर से लेके आऊं, मैं बच्चों को हराम नहीं खिलाता। ये सूरत हाल है। इस वक्त 10 लाख का हज कर दिया है, महंगा तरीन हज पाकिस्तान की तारीख में। जब हमारे नूरुल हक कादरी साहब थे, हज के पैसे रिटर्न करके दिए थे हमने, 2 साल हमने ये किया, 10 लाख का हज है। आप मुझे बताएं कामरान शाह साहब, मुझे नहीं पता आपके प्रोग्राम में कितना टाइम है, लेकिन मैं अपनी बात चाहूंगा पूरी करूं। मेरे इलाके में एक बैंक के मैनेजर हैं, हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई की तरह, वो कहते हैं सुन लेना, सख्त बात लग रही है, थोड़ा सब्र हौसला पैदा करें। मैं तो सुन रहा हूं सर, कि मेरे बैंक में हर साल कम से कम 250-300, मैं उनको कह रहा हूं अपनी बैंक को, कि 250-300 लोग दरखास्तें लेके आते थे हज के लिए। कहते हैं इस साल पूरे इलाके से 4 दरखास्तें आई हैं, क्योंकि 10 लाख का हज गरीब आदमी नहीं कर सकता।
इस वक्त 2.5 से 3 लाख का बैल हो गया है, 1.5-2 लाख का आपका इस वक्त गाय भैंस है। आपका कसाई जो है वो गाय का तकरीबन 40,000 मांग रहा है, बकरे के काटने का 20,000 मांग रहा है। बकरा इस वक्त आपका 38-40,000। ईद उल अजहा कोई कैसे मनाए, सर ईद उल अजहा क्या, यहाँ पे तो रोज कुर्बानी हुई है, आप ईद उल अजहा पे पहुंच गए। इमरान खान ने, एक मिनट, इमरान खान ने क्या ऐसा कर दिया था? एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। मदीना की रियासत ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया। अली भाई को भी चांस देना, आपका पॉइंट पूरा आ गया था, और ना खुद खा रहा था ना किसी को खाने दे रहा था। टोटली एग्री, उसकी सजा आपने पाकिस्तान को दी। चले, आई टोटली एग्री। जो महंगाई हुई है और उसका सारा फॉल आउट मदर साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों को भी नून लीग पे तो है और पाकिस्तानियों में भी। जी उस्मान साहब कुछ कहना आपने से पहले ब्रेक लूं। देखिए, पहली तो बात यह है कि वो अली भाई एक पॉइंट मिस कर गए, मैं बताता हूं मैं जाते हुए। जी जी फरमाए बताइए। ला नहीं रहा था, वो लूट रहा था दोनों हाथों से, और उसके अंदर उन्होंने अपनी बेगमात को आगे रखा हुआ था। फराज गोभी के अभी किस्से जो हैं, प्यारे भाई अभी ज़बानी का ध्यान है। और मुझे आप बात करने देना, मैंने सिर्फ उस वक्त भी ये कहा था कि मुझे बात करने दें। अब ये जिस महंगाई के ये रोना रो रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है, ये है वो कॉन्फिडेंस, खुदा की कसम है ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए लोगों के अंदर कि किया भी आपका हो, आपने साइन भी आपने किए हो, इस मुसीबत में डाल के भी आप गए हो, आपने जो है वो वादे भी आपने किए। पॉइंट आ गया आपका। मैं अली भाई, आप अली भाई को रखिएगा साथ। मैं आपको ये कह रहा था, आपने ये बात कही सही हो सकती है बहुत से लिहाजों से, बहुत से लोगों के नजदीक PMLN जो है उसको फायदा हुआ या नहीं, वो आप कह रहे जी हमजा शहबाज साहब को और शहबाज शरीफ साहब को फायदा हो गया, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई नहीं। इतने बड़े बड़े केसेस हैं, नैब के लॉज आ गए हैं, सब फारिग हो गए, इधर से उधर हो गए, आप पता नहीं कौन सा फायदा। ये तो फायदा कोई फायदा ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े फायदे हुए हैं। 1100 अरब की। भाई यही तो बता रहा हूँ आपको, यही तो समझा रहा हूँ। आप डंडी पे ले आए थे बात, मैंने डंडा चलाया इस वक्त। जी एक ब्रेक लूंगा। जी व्यूअर्स, पूरा हफ्ता मैंने और मेरी टीम में बड़ी मेहनत की है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, जब तक मुझे दीजिए इजाजत।